जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2021 का साल जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे जातीय गिनती का जो मुद्दा है वो बड़े पैमाने पर चर्चा में है। केवल सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के सभी दल मिलकर प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की जातीय गिनती के मुद्दे पर। कल ही की खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी अगुवाई में सभी झारखंड के दल, फिर चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, सभी ने मिलकर गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की। इसी मुद्दे को लेकर जातीय जातीय गिनती होनी चाहिए और उसमें भी ओबीसी की जातीय गिनती होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर ये मुद्दा इतना बड़ा हो रहा है कि इस मुद्दे को लेकर भारत बंद का आंदोलन करने की भी तैयारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल, इन्होंने तैयारी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि अगर जातीय गिनती नहीं होती तो 10 दिसंबर को उन्होंने कहा है कि भारत बंद किया जाएगा। उसके पहले 4 चरणों में आंदोलन की घोषणा उन्होंने की है। 550 जिलों में और 4000 4,500 तहसीलों में यह आंदोलन होगा। आंदोलन किस प्रकार से होगा, किस उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, तहसील स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, आंदोलन के अन्य और जातीय गिनती के अलावा और कौन से मुद्दे होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और जातीय जनगणना का मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा है, केंद्र सरकार उसको सीरियसली क्यों नहीं ले रही है, इस पर भी बात करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी है, जो नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका मैं एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं। इसके अलावा एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हम दोनों मिलकर चौधरी विकास पटेल जी से जातीय गिनती के मामले में जो ताजा अपडेट है, जो नई जानकारी सामने आई है, उस पर बात करेंगे और इसका राजनीति पर कितना असर हो रहा है, या 7 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, उन चुनावों में इस मुद्दे का कितना असर रहेगा, पिछड़े वर्ग के लोग क्या इस मुद्दे को भी ध्यान में रखकर वोट करेंगे या नहीं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इन दोनों मान्यवरों का स्वागत करने के बाद मैं सबसे पहला मेरा सवाल चौधरी विकास पटेल जी से है कि अभी जातीय गिनती का जो मुद्दा है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत गर्म हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर उसकी जो है चर्चा हो रही है। ऐसे में और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अभी एक 4-5 दिन पहले एक हलफनामा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जातीय गिनती हम लोग नहीं करेंगे। तो ये बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो खुलेआम बीजेपी ओबीसी के विरोध में काम कर रही है। हालांकि उन्होंने नीट में 27% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया, 27-28 कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी के बनाए, लेकिन खुले तौर पर बड़े पैमाने पर वे ओबीसी के विरोध में इस प्रकार का स्टैंड ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कह रहे हैं कि हम ओबीसी की जातीय गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी ये खुले तौर पर हो रहा है, इसके बावजूद भी पिछड़े वर्ग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, या पिछड़े वर्ग के लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहेंगे, क्या कारण है इसके पीछे? जिस प्रकार से अभी जाति आधारित गिनती के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट की दिया है, वो बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है। सरकार ने जो मुद्दे उसमें उठाए कि हम इस वजह से जाति आधारित गिनती नहीं कर सकते, जैसे कि उन्होंने मैन पावर का मुद्दा उठाया कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। सवाल ये उठता है कि 1931 में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस तरीके की, इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने जाति आधारित गिनती करने का काम किया था। जो विदेशी लोग थे उन्होंने हमारी गिनती करने का काम किया था। और आज जो मैन पावर का हवाला देके सरकार बचना चाहती है कि हम जाति आधारित गिनती नहीं करना चाहते, तो इससे ये बात साबित होती है कि ये मैन पावर का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा सरकार की बहानेबाजी का है। सरकार बहाना करना चाहती है और जानबूझकर ओबीसी की गिनती नहीं करना चाहती है। एक दूसरा भी बहुत बड़ा मुद्दा सरकार के द्वारा एफिडेविट में उठाया गया कि जो इंदिरा साहनी वर्सेज भारत सरकार की केस में
जो 50% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, जैसा कि संविधान में ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह रूलिंग दी गई। तो सरकार का यह भी कहना है कि ये जो रूलिंग है ये टूटने का खतरा है। अगर जाति आधारित गिनती होगी तो ये रूलिंग टूटने का खतरा है। अगर ओबीसी को इस बात का पता चला कि उनकी आबादी ज्यादा है तो वो फिर ज्यादा आरक्षण की मांग करेंगे। इससे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग टूटेगी और इससे मेरिट प्रभावित होगी। जबकि ईडब्ल्यूएस को असंवैधानिक तरीके से सरकार ने रिजर्वेशन दे करके पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस रूलिंग को तोड़ा हुआ है। तो इसलिए ये भी जो तर्क सरकार दे रही है ये तर्क भी जायज नहीं मानी जा सकती। एक और अजीब तर्क सरकार ने दिया कि इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा, जो कि बहुत ज्यादा रकम है और सरकार इसको खर्च नहीं कर सकती आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, इसलिए हम ये आंकड़े इकट्ठा नहीं करना चाहते। जब कुंभ का मेला लगता है हर 3 साल में, तो कुंभ के मेले में 24,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है। अगर कुंभ के मेले के लिए सरकार 24,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है, जिसका देश हित से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जाति आधारित गिनती का देश के नागरिकों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, देश हित से जुड़ा हुआ मामला है। आपके पास जितना बढ़िया तरीके से डाटा होगा उतना बढ़िया तरीके से आप डेवलपमेंट की योजना बना सकते हैं। आजादी के 74 साल में किसको आजादी का फायदा हुआ और किसको नहीं हुआ, इसका जब आंकड़ा आपके सामने आएगा तो आप उसके आधार पर जिनको आजादी का फायदा नहीं हो पाया आजादी के 74-75 साल में, उन लोगों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जो मुख्य धारा से अलग हुए लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं, तो उन लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए सरकार योजना बना सकती है। जब हर जाति का, हर व्यक्ति का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। नरेंद्र मोदी जी कहते रहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, तो उन्होंने सबका साथ तो लिया हुआ है, मगर सबका विकास बगैर डाटा के नहीं किया जा सकता और डाटा इकट्ठा करना जरूरी है। लेकिन सरकार कुंभ मेले में हर 3 साल में 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती है, जिसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, देश के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो देश के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मुद्दा है, देश के नागरिकों के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसके लिए सरकार ये बहाना बना रही कि हम 8,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकते, जो कि इस बात को साबित करता है कि सरकार बहानेबाजी कर रही है। बहानेबाजी के अलावा ये कुछ नहीं। एक और बात सरकार ने कहा कि जो सरकार की नीति है वो जातियों को प्रोत्साहित करने की नहीं। जी, आप अगर अखबारों एक आरोप ये भी लगता है कि जातीय गिनती करने से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा या जातीयता बढ़ेगी। 1948 में यानी 1951 की जनगणना से पहले जब ये जातीय गिनती का कानून कांग्रेस सरकार द्वारा बदल दिया गया, तब ये कहा गया कि हम ओबीसी की या अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसकी जाति के आधार पर गिनती इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जाति का कोई उल्लेख नहीं करना चाहते। ये तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कहा था, ये तर्क दिया था। और उसके बाद 1951 की जनगणना में 51 की जनगणना से जातीय गिनती होनी बंद होगी, लेकिन एससी एसटी की जाति अभी भी जनगणना के वक्त पूछी जाती है। केवल ओबीसी की जाति का उल्लेख उन्होंने वहां पर हटा दिया। अभी ये कहा जा रहा है कि अगर जातीय गिनती होती है तो इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो इस सवाल का या इस तर्क का क्या काट है? जाति आधारित गिनती से जातिवाद अगर बढ़ेगा तो अभी तक 74 साल में जाति आधारित गिनती नहीं हुई, तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि जिन जातियों की जनगणना नहीं हुई उनके अंदर जातिवाद खत्म हो गया, वो अपनी जाति बिरादरी के बाहर जाकर के शादी विवाह करने लगे, या जाति जाति में जो भेदभाव है क्या वो खत्म हो गया? और जिन शेड्यूल कास्ट के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की जाति आधारित गिनती हो रही है, क्या जितना उनके अंदर जाति भावना थी क्या उससे ज्यादा बढ़ गई है या कम हुई है? ऐसा कोई सर्वे, ऐसा कोई डाटा क्या गवर्नमेंट के पास में है जो इस बात को साबित करेगा? क्योंकि एससी एसटी की तो पहले से हो रही है। अगर हो रही है तो उनके अंदर कितना जातिवाद बढ़ गया, इसका कोई डाटा सरकार के पास में होना चाहिए। और हमारी नहीं हुई, पिछड़े वर्ग की नहीं हुई, ब्राह्मणों की नहीं हुई, क्षत्रियों की नहीं हुई, वैश्यों की नहीं हुई, कायस्थों की नहीं हुई, मराठा की नहीं हुई, गुजरात के पटेलों की नहीं हुई, गुजरों की नहीं हुई, जाट की नहीं हुई, तो ये जो ओबीसी की और तमाम जो ओबीसी के बाहर की जातियां हैं, जो जनरल कास्ट भी हैं, उन लोगों की भी गिनती अगर नहीं हुई
तो क्या उनके अंदर जातिवाद की भावना खत्म हो गई? क्या वो एक दूसरे से शादी विवाह करने लगे, एक दूसरे के यहाँ खाने पीने लगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव करना बंद कर दिए? ऐसा कोई भी डाटा सरकार के पास में नहीं है, ना ऐसा कोई डाटा सरकार ने प्रस्तुत किया है। इससे एक बात ये पता चलती है कि सरकार बहाना ढूंढ रही है कि जाति आधारित गिनती को कैसे रोका जाए, इसके लिए जनता को कैसे समझाया जाए। क्योंकि समाज के अंदर जो माहौल बना हुआ है, लोग इस मुद्दे को लेकर के सेंसिटिव हो रहे हैं, लोग इस मुद्दे को लेकर के जागृत हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं तुम जानवरों की गिनती करते हो, कुत्तों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। तो इससे लोग बहुत सेंसिटिव मुद्दा ये बना हुआ है, इसलिए सरकार तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है और इसके लिए खास तौर से मीडिया को लगाया हुआ है इस काम पे। अगर आप मीडिया चैनलों के इंटरव्यू देखें तो एंकर ही जो जाति आधारित गिनती के समर्थन में जो प्रवक्ता आते हैं पार्टियों के, या जो दूसरे लोग टीवी पर बैठते हैं, उनके ऊपर एंकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि आप जातिवाद बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है 74 साल में धर्म के आधार पर गिनती हो रही, तो धर्मवाद नहीं बढ़ा। क्षेत्र के आधार पर गिनती हो रही है, क्षेत्रवाद नहीं बढ़ा। भाषा के आधार पर गिनती हो रही है, भाषावाद नहीं बढ़ा। जब धर्म के आधार पर गिनती होने से धर्मवाद नहीं बढ़ रहा है, क्षेत्र के आधार पर गिनती होने से क्षेत्रवाद नहीं बढ़ रहा है, तो भाषा के आधार पर गिनती होने से भाषावाद नहीं बढ़ रहा है, तो जाति के आधार पर गिनती होने से जातिवाद कैसे बढ़े? ये जातिवाद बढ़ने का मामला नहीं है, बल्कि जब सभी जातियों के आंकड़े आएंगे तो सरकार उन जातियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए स्पेशल स्कीम बनाएगी। तो जिन जातियों का विकास नहीं हुआ वो भी मुख्य धारा में आएंगे, तो उनकी मानसिकता डेवलप होगी, उनके अंदर एजुकेशन आएगी, वो भी मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। इससे जातिवाद खत्म हो सकता है। जब सभी जाति के लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो जातिवाद खत्म हो सकता है। इससे देश का भी विकास होगा और देश के हर जाति का और हर नागरिक का विकास होगा। तो ये जाति आधारित जनगणना से ही जातिवाद खत्म हो सकता है। बीमारी को छुपाने से बीमारी बढ़ती है, बीमारी को छुपाने से बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। बीमारी को पहले स्वीकार करना पड़ेगा, ये बीमारी है। अगर जाति भारत में सच्चाई है तो हमें सरकार को पहले इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जाति सच्चाई है। फिर हमें सभी जातियों के डेवलपमेंट की स्कीम बनानी चाहिए, उनके अंदर एजुकेशन ले जाना चाहिए, और अगर वो शिक्षित होते हैं और वो देश की समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो आने वाले समय में अपने आप ही वो जाति भावना से ऊपर उठाने के लिए सरकार के द्वारा भी कोशिश हो सकती है। और उनके अंदर एजुकेशन और राष्ट्रहित की चेतना पैदा होगी तो वो राष्ट्रहित की भावना सर्वोपरि हो जाएगी और जो जाति की भावना है वो जाति की भावना को खत्म किया जा सकता है। आप बीमारी को स्वीकार किए बगैर बीमारी का इलाज कैसे कर सकते? दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब विकास जी 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 जाति और जाति की भावना ये दो अलग मुद्दे हैं। जातिवाद और जाति की संख्या गिनना और जातिवाद ये दो अलग मुद्दे हो गए। जाति की संख्या गिनने से जातिवाद बढ़ेगा, ये जो बात मतलब मीडिया के द्वारा कही जा रही है तो उसका मतलब क्या ये है? क्योंकि जाति गिनने से जातिवाद बढ़ेगा, ये जो बार बार तर्क कहा जाता है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा। अब जो पिछड़ी हुई जातियां है, ये पिछड़ी हुई जातियां किसके साथ जातिवाद करेगी? वो तो खुद ही पिछड़े हुए हैं, वो कौन सी जातिवाद करेंगे? एक मुद्दा जो लोग अगड़े हुए हैं, जिन्होंने उनके हक अधिकार पर कब्जा किया हुआ है पिछड़ी हुई जातियों के, उनको डर लग रहा है कि अगर जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे तो जो आजादी के 74 साल में आजादी की सारी मलाई हम ही लोगों ने हजम किया हुआ है, ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को पता चल जाएगी। इसलिए वो पूरी ताकत लगा करके वो चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना ना हो। लेकिन इसके लिए उनको कोई ना कोई तर्क निकालना पड़ता है। वो डायरेक्ट कहेंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे सही बात, तो उनके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए वो कोई ना कोई तर्क निकालना चाहते हैं और वो तर्क निकाल रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। ये लोगों को वो समझाना चाहते हैं, मगर इस बात में सच्चाई नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर गिनती हो रही और उससे ये नहीं बढ़ रहा है, तो जाति के आधार पर गिनती से नहीं बढ़ेगा। और इस काम के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, सरकार कह रही है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे तभी सरकार ने ये नीति तय कर लिया था कि अब जाति आधारित गिनती नहीं होगी।
तो मेरा नरेंद्र मोदी जी को ये कहना है कि जो कांग्रेस की नीति थी ओबीसी की गिनती ना करने की, तो क्या कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति एक है? आप तो चुनाव कांग्रेस के खिलाफ में लड़के आए और ओबीसी समाज के लोगों ने आपको समर्थन कांग्रेस के विरोध में किया था। अगर कांग्रेस के विरोध में आपको समर्थन किया था और आप बता रहे हो नहीं जो कांग्रेस की नीति थी वही हमारी नीति है, तो फिर इसको कैसे स्वीकार किया जाए आपको? जी जी बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है कि 31 अगस्त 2018 को यानी 2019 का लोकसभा चुनाव होने से पहले की बात है। राजनाथ सिंह उस वक्त गृह मंत्री थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसमें हम जातीय गिनती कराएंगे, ओबीसी की जातीय आधारित गिनती करेंगे। और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव होने के बाद उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि हम जातीय गिनती नहीं करेंगे। तब ये कहा गया, और जब राजनाथ सिंह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातीय गिनती की बात कही थी, तब भी ये कहा गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर बीजेपी ओबीसी के वोट हासिल करना चाहते हैं और ओबीसी को लुभाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी हुई या इस प्रकार के आश्वासन हुए। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, सत्ता हथिया ली, उसके बाद उन्होंने ओबीसी को अपना अधिकार या उनकी गिनती करने से मना कर दिया। तो अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहा है कि हम जातीय गिनती नहीं करेंगे। 2022 में 7 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जब 2019 में 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी के मतों की जरूरत थी, ऐसा कहा गया, तो क्या अब इन विधानसभा चुनावों में ओबीसी के मतों की जरूरत बीजेपी को नहीं है? या बीजेपी के पास अलग कोई प्लान है? जिस प्रकार से उन्होंने 27-28 कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी के बनाए और वो मिनिस्टर भी उसी से खुश है, और ओबीसी समाज जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो उसी से खुश है कि हमारे 27 मंत्री बनाए गए। इसका बीजेपी के यानी ये जो डैमेज कंट्रोल होगा ओबीसी की जातीय गिनती न करने की वजह से, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के पास क्या प्लान है? किस कॉन्फिडेंस से बीजेपी ये कह रही है, किस कॉन्फिडेंस से उन्होंने हलफनामा दायर किया कि हम गिनती नहीं करेंगे, जबकि चुनाव है 7 राज्यों में, उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की नीति स्पष्ट है कि वो जाति आधारित गिनती नहीं कराना चाहते। 2011 में इतना बड़ा हंगामा, 2010 और 11 में इतना बड़ा हंगामा संसद के अंदर हुआ और प्रधानमंत्री जी जो मनमोहन सिंह जी थे उनको स्वीकार करना पड़ा कि हम जाति आधारित गिनती कराएं। मगर बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया गया और उस एफिडेविट में भी सरकार ने लिख के दिया है कि वो गरीबी के आंकड़े इकट्ठे किए गए, वो कोई जाति आधारित गिनती नहीं थी। अब तो केंद्र सरकार की तरफ से ही ये बात स्वीकार कर ली गई है, जिसको जाति आधारित गिनती कहा जाता था वो केवल गरीबी के आंकड़े इकट्ठे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कराए गए और उसमें भी बहुत सारी कमियां दिखा करके उसके भी आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। तो ये कांग्रेस और बीजेपी की स्पष्ट नीति है। 2019 में जब 2019 में जब राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था तो उस समय 2018 में 2019 चुनाव के पहले जब उन्होंने ये बयान दिया था तो उस समय तो तत्काल में जाति आधारित गिनती करना नहीं था उनको, तो उन्होंने इस बयान दे करके इसका फायदा लेने की कोशिश 2019 के इलेक्शन के लिए किया। लेकिन अभी तो सर पे आ गया है कि जाति आधारित गिनती करना है, अभी तो गिनती होने वाली है और तमाम प्रकार का प्रेशर भी सरकार के ऊपर है। तो सरकार को इसके सामने आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल है कि अगर हम जाति आधारित गिनती करते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और अगर जाति आधारित गिनती हो गई फिर जो ये आरएसएस और बीजेपी का खेला है जातियों को जातियों से लड़ाने का, हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाने का, अलग अलग प्रकार का जो खेला है, चूंकि वो सही बात बता करके तो वोट ले नहीं सकते हैं तो इसलिए वो अलग अलग प्रकार की अफवाह फैला करके वोट लेना चाहते हैं। तो ये जो खेला है ये हमेशा के लिए बंद हो जाए अगर जाति आधारित गिनती हो गई। एक खेला ये भी बंद हो जाएगा कि जो ब्राह्मणों की सरकारें बन रही है या ब्राह्मण नियंत्रित सरकारें बन रही है, ये खेला भी बंद हो जाएगा क्योंकि समाज को इस बात की चेतना आ जाएगी कि संख्या हमारी ज्यादा और नेता ये बन रहे। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो इसलिए जो
बीजेपी की वर्तमान की केंद्र सरकार है, भले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मूलतः वो बीजेपी की सरकार नहीं है, वो आरएसएस नियंत्रित, आरएसएस के ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित सरकार है। तो ब्राह्मणों को इस बात का पता है कि जाति आधारित गिनती से उनका जो वजूद, उन्होंने जो कब्जा नाजायज तरीके से किया हुआ है देश पर, और जो पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर उन्होंने कब्जा किया है, उसकी पोल खुल जाए। इसलिए वो विकास जी, ऐसा काम नहीं लेकिन करना फिर चाहते हैं, विकास जी, और विकास जी, इसलिए आप वो जाति आधारित गिनती नहीं करना चाहते हैं। तो इस डैमेज कंट्रोल को वो रोकने के लिए उन्होंने कई तरीके के प्लान बनाए। जी, एक प्लान तो उन्होंने, जो आपने कहा 27-28 मंत्रियों को बनाया, अभी उत्तर प्रदेश में भी कुछ मंत्री बनाए गए पिछड़े वर्ग के लोगों के राज्य के जी। अंदर, एक को एमएलसी भी बनाया गया। तो इस प्रकार से जो अल्पसंतुष्ट पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उनको किसी को राज्य मंत्री बना करके, किसी को अलग अलग, किसी को एमएलसी बना करके, किसी को टिकट दे करके, और अलग अलग तरीके के प्लान पर काम कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा अलग अलग जाति के नेताओं का चेहरा दिखाया जाए, और अलग अलग जाति के नेताओं का चेहरा दिखा करके वोट लिया जाए। इसके लिए एक तो उन्होंने सेंटर में 27-28 मिनिस्टर बनाए, फिर उसके बाद राज्य में मिनिस्टर बनाए, फिर इसके बाद अलग अलग बिरादरी के लोगों को टिकट देने की भी योजना है, क्योंकि जिस बिरादरी को वो टिकट देंगे, उस बिरादरी के लोग अपना प्रत्याशी समझ करके उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, ऐसी उनकी सोच है। तो एक तो ये प्लान उनका है। दूसरा, जो आरएसएस के प्रचारक वो मैदान में उतर चुके हैं उत्तर प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव है, वो इस बात के लिए मैदान में उतर चुके हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को कैसे गुमराह किया जाए हिंदू के नाम पर और दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर के, और पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करके पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लिया जाए। तो एक तो हिंदू के नाम पर गुमराह करके वोट लेने का मामला है। दूसरा, जो 27-28 मिनिस्टर बने और फिर राज्यों में जो मिनिस्टर बने, और अलग अलग जाति बिरादरी का जहां बाहुल्य है जिस पिछड़े वर्ग की जाति का, उसको टिकट दे करके उनका वोट लूटने का, ये एक एजेंडा बनाया। और इसके अलावा जो अगर बची खुची कोई बात रह गई, तो बची खुची बात को ईवीएम से भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी एक उनका प्लान हो सकता है। तो ये कई प्रकार से आरएसएस बीजेपी के लोग, ये जो डैमेज हो रहा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे को लेकर के, और वो नीट में उन्होंने आरक्षण दे दिया, ऐसा भी वो प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, इसका भी प्रचार कर रहे हैं। मगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, उसकी कोई बात नहीं मानते। नीट में रिजर्वेशन तो उन्होंने मजबूरी में दिया। 27-28, जी 1 मिनट, आ गए आपके सवाल। 27-28 मिनिस्टर जो उन्होंने बनाए थे, वो तो हवा में उड़ जा रहे थे नीट में रिजर्वेशन न देने की वजह से, क्योंकि समाज में इतने बड़े पैमाने पर आवाज उठी। तो ये जो तमाम प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस डैमेज कंट्रोल को रोका जाए। विकास जी, सवाल ये है कि जो जागृत ओबीसी है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो लगातार बात हो रही है, और कल तक कार्यकर्ता स्तर पर या सामाजिक संगठन के स्तर पर बात होती थी। अब लगभग 8 से 10 राज्यों ने अपने अपने राज्यों की विधानसभा में इसके लिए रिजोल्यूशन भी पारित की है। डीएमके की तरफ से हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, अलग अलग सरकारों के द्वारा भी इसके लिए मांग की है। इतना ही नहीं तो बीजेपी के अंदर के जो सहयोगी दल है, उन्होंने भी इसकी बात उठाई। चाहे आप उत्तर प्रदेश के अपना दल के वो राजभर जो उनके साथ में रहे, उन्होंने भी बात की है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, मतलब पॉलिटिकली एक्टिव लोग इसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक स्तर के भी लोग इसके लिए बात उठा रहे हैं, और इनका एक बड़ा प्रभाव भी है। तो इतने बड़े लोगों के अधिकारों का विरोध करने के बाद में भी बीजेपी को अपना वोट बेस गंवाने का डर क्यों नहीं लग रहा? नहीं, जो लोग आवाज, ऐसी बात है जिसकी वजह से वो एक तरह से ये मानकर चल रहे कि हमने गिनती नहीं की तो भी पिछड़ों के वोट हमको ही मिलेंगे। दो तरीके के लोग आवाज उठा रहे हैं। एक तो उस तरीके के लोग आवाज उठा रहे हैं जो बीजेपी के साथ में ही हैं, और वो कह रहे हैं जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। दूसरे जो बीजेपी के गठबंधन से बाहर के लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग टोना टोटका करके थोड़ी थोड़ी आवाज उठा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई इस मुद्दे को लेकर के। सबसे बड़ी पहल महाराष्ट्र सरकार ने किया कि वो सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को लेकर के गई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया और जो सस्पेंस बना हुआ था कि सरकार जाति आधारित गिनती करेगी या नहीं करेगी, वो सस्पेंस खत्म हो गया कि जाति आधारित गिनती नहीं करेगी। तो इसको लेकर के जो बड़े आंदोलन की घोषणा होनी चाहिए थी, वो बड़ा आंदोलन कोई भी राजनीतिक दल करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपना पॉलिटिकल फायदा और नुकसान देखकर केवल बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं कि जो जागृत ओबीसी है उसमें ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई तो लड़ रहे भाजपा हैं। के गठबंधन में जो लोग हैं, हाँ, भाजपा के गठबंधन में जो लोग हैं उनको भाजपा की तरफ से इस बात की छूट दी गई है, आरएसएस की तरफ से, आप बोलो कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। जब आप बोलोगे कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, तभी आप समाज में जा सकते हो और कह सकते हो हम तो आवाज उठा रहे हैं। नहीं, तो विकास वो जी, हम जैसे आवाज भी डीएमके उठा रहे हैं और नहीं, बीजेपी विकास की जी, गिनती नहीं कर रही, हम जैसे बीजेपी को वोट भी दिलवाना चाहते हैं, ये दोहरा करेक्टर है। नहीं, डीएमके हम स्टालिन बात आवाज कर भी रहे उठा हैं। रहे हैं गिनती की और बीजेपी गिनती नहीं कर रही, तो हम बीजेपी के लिए वोट भी मांगने को तैयार हैं। तो ये डबल करेक्टर है, नहीं, अभी ये डीएमके दोहरा बात उठा चरित्र रहा है, है। इसको समाज को समझने की जरूरत है। नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि बीजेपी के अलायंस वाले लोग बात कर रहे हैं, अभी स्टालिन बात कर रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव की तरफ से बात हो रही है, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन उनको मिलने के लिए गए हैं। तो ये बात केवल पार्टी लाइन तक नहीं रही, कांग्रेस ने तो इसके लिए अपनी एक कमेटी बनाई है और वीरप्पा मोइली जो है, इनकी चेयरमैनशिप में कांग्रेस ने भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के द्वारा भी पहल की जा रही है। नहीं, लेकिन बयानबाजी विकास जी, हाँ, विकास जी जो मुद्दा मुद्दा बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये अब स्पष्ट कर दिया है हलफनामा देकर कि हम गिनती नहीं कराएंगे। तो कमेटी बनाना या प्रधानमंत्री से मिलना या गृह मंत्री से मिलना, ये कोई अभी बात नहीं रही है। बात अभी रास्ते पर जितनी भी राजनीतिक दल, फिर चाहे वो एनडीए में हो या एनडीए से बाहर हो, वो आंदोलन का रुख नहीं अपना रही है। ये मुद्दा, बेसिक मुद्दा है। ये मुद्दा है कि जो विपक्षी दल भी हैं, जो बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिल रहे हैं, तो वो उनको कम से कम, वो जब ये क्लियर हो गया कि अब जाति आधारित गिनती सरकार नहीं करेगी, तो उनको इसको लेकर के कोई बड़ी पहल घोषित करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र सरकार आई थी, तो महाराष्ट्र में ओबीसी के बड़े मराठा नेता हैं शरद पवार जी, उनके समर्थन से भी महाराष्ट्र सरकार है, उनकी बात भी पूरे देश भर में मानी और सुनी जाती है। अगर वो कोई पहल करते इसके लिए, तो ये बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में ये बहुत बड़ी पहल होती। इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कोई पहल करते तो उससे जो है पूरे उत्तर भारत में कम से कम एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। लेकिन इस प्रकार के जो लोग केवल बयान कर रहे हैं या गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, तो सरकार ने तो ये कह दिया हम नहीं करेंगे, तो अभी केवल मिलने जुलने से इससे तो कोई काम नहीं होगा। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए विपक्ष भी कोई काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से करना चाहिए। जब तक जनता में जो मीडिया गलतफहमी पैदा कर रही जाति आधारित गिनती के मुद्दे को लेकर के, अगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सरकार के विरोध में हैं और जो चाहती हैं जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, अगर ये इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन और कार्यक्रम घोषित नहीं करती और ये मैसेज समाज को नहीं देती, तो फिर ये मामला हल कैसे होगा? ये तो फिर केवल दिखावा मात्र हो जाएगा कि नहीं हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो दिखावा मात्र बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं वो भी कर रही हैं। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो ये सारी सत्यानाश की जड़ तो कांग्रेस ही है। 2011 में भी कांग्रेस के पास मौका था और आश्वासन देने के बाद वादा खिलाफी किया, और वादा खिलाफी करके पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद वादा खिलाफी किया, और फिर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के माध्यम से खड़ा करके बीजेपी के साथ साथ गांठ करके जाति आधारित गिनती को, मुद्दे को दबाने का काम किया। अब देश में कांग्रेस की दुर्गति हो गई है, रीढ़ विहीन हो गई है, तो इसलिए वो दिखाने के लिए बात कर रही है। लेकिन जब कांग्रेस के पास में मौका था तब कांग्रेस ने नहीं किया, और रोका भी कांग्रेस ने, और आखिरी तक नरेंद्र मोदी के बनने के पहले तक कांग्रेस के पास में 2011 तक मौका था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो लोग हैं ये केवल दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा ये खड़ा हो गया है। मैं तो बार बार धन्यवाद देता हूं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उनके द्वारा ये मुद्दा समाज में स्थापित किया गया, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये मुद्दा समाज में स्थापित किया गया। अब जब ये मुद्दा समाज में स्थापित हो गया है और लगातार इस पे लोग बोल रहे हैं, तो नेताओं को इसका नुकसान ना हो, वो फायदा नुकसान देखकर उतना ही बात कर रहे हैं जितने से उनका नुकसान ना हो।
वो समाज के हित में लड़ाई लड़ने के लिए अभी तक तो कम से कम आगे नहीं आए हैं। मेरी अपील है कि उन्हें आगे आना चाहिए, इससे उनका नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। अभी अखिलेश जी के द्वारा इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने कहा, जैसे काले सर ने भी कहा, आपने भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री हो या झारखंड के मुख्यमंत्री हो, तो ये ऐसे राज्य है जहां पर अभी चुनाव नहीं है, फिर चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, लेकिन जहां पर चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो केवल एक बयान के अलावा अखिलेश यादव का भी और बसपा प्रमुख मायावती जी का भी, बयान के अलावा उन्होंने कोई पहल नहीं की है। बिहार और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात की, एमके स्टालिन का जिक्र काले सर ने किया, तो उन्होंने अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। लेकिन ये जो जहां पर चुनाव है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, तो वहां पर जो विपक्षी दल है, उन्होंने इस मुद्दे को केवल बयान तक ही सीमित रखा, इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। तो क्या कारण है, क्या वजह है कि ये बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है, जहां पर अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले? ये जो पॉलिटिकल नेता लोग हैं, चाहे वो खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी के खिलाफ में हैं। एक समाजवादी पार्टी है और एक बहुजन समाज पार्टी है जी। तो जो समाजवादी पार्टी है, इसका जो बैकग्राउंड है वो सोशलिस्ट मूवमेंट से आता है, और जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका जो बैकग्राउंड है ये बहुजन मूवमेंट से आता है। माननीय और काशीराम जी ने इस मूवमेंट को खड़ा किया। तो काशीराम जी का तो नारा ही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये गिनती के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से सोशलिस्टों ने एक समय में नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बादी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणों के इस जाल में फंस गई है, जो एक मनोवैज्ञानिक जाल ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। एक ये जाल है। दूसरा जाल ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को नाराज नहीं किया जा सकता। ये दो चीज जो इन लोगों के दिमाग में ब्राह्मण सलाहकारों के द्वारा घुसाई गई है, ये इस काम के लिए सबसे बड़ा रुकावट है, क्योंकि इनको लगता है कि हमें ब्राह्मणों को खुश करना है। पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी, हाँ, जनगणना का मुद्दा, जातीय गिनती का मुद्दा अगर उठाते हैं समाजवादी की तरफ से अखिलेश यादव या बहन मायावती, तो ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं, ऐसा उनको लगता है, या ये बात उनके दिमाग में डाली? ऐसा उनके दिमाग में बात डाली हुई है। इसलिए वो बैकवर्डों के या शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के कोई मुद्दे खुल करके उठाने की स्थिति में नहीं है। केवल ओबीसी की गिनती का मुद्दा ही नहीं है, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा है। अकेले ओबीसी के ऊपर बहुत सारे सैकड़ों एनकाउंटर हुए, उसमें खास तौर से जो अखिलेश जी का कोर वोट है, यादव वोट, यादव जाति के ऊपर बहुत सारे एनकाउंटर हुए, फर्जी एनकाउंटर हुए। मुसलमान आजम खां को खुद इतना ज्यादा परेशान किया गया, मगर उनके मुद्दे भी उठाने की स्थिति में अखिलेश जी नहीं है। ना बीएसपी जो है, जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर एट्रोसिटी और जो रिजर्वेशन प्रमोशन का ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको उठाने की स्थिति में है। तो ये क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने ये कहा कि जो योगी सरकार है, योगी ठाकुर, तो योगी ठाकुर हैं, तो ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की लड़ाई, ठाकुर मुख्यमंत्री के द्वारा ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ये अफवाह खुद ही ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई। वो फैलाए जाने के पीछे का कारण ये है कि जो ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की जो लड़ाई है, उसके आधार पर ठाकुर और ब्राह्मण दोनों को बीजेपी के साथ खड़ा किया गया। तो ब्राह्मण तो आरएसएस में ज्यादा ही मजबूती के साथ हैं, तो ब्राह्मण तो आरएसएस के साथ खड़े हैं, तो बीजेपी के साथ खड़े ही खड़े हैं। लेकिन ठाकुरों के इधर उधर छिटकने का डर था, तो उस डर को भी खत्म करने के लिए ये अफवाह ब्राह्मणों द्वारा ही उत्तर प्रदेश के अंदर क्रिएट की गई। और विकास दुबे नाम का जो एक गैंगस्टर था, जब उसको एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद से इसको और ज्यादा बल मिला और ज्यादा इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। फिर उसके बाद कभी समाजवादी पार्टी परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात करती है, तो कभी बहुजन समाज पार्टी प्रतिमा लगाने की बात करती है। पिछड़े वर्ग की गिनती होनी चाहिए, इसके लिए वो लोग बात करने से कतराते हैं। पिछड़े वर्ग की आबादी उत्तर प्रदेश में भी 52% से कम नहीं है, ज्यादा होगी,
क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरिया था, हम लोग ऐसा मानते थे कि वहां कम होगी, लेकिन वहां भी जो रिपोर्ट आई तो 51% से के आसपास में है, तो लगभग 52% तो मध्य प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी की संख्या ज्यादा है। तो जिनकी आबादी 52-60% है, उनके बारे में ना अखिलेश को चिंता है, ना बहन जी को चिंता है। लेकिन जिनकी आबादी, वो कहते हैं कि हम 12% है, 15% है, वो कहते हैं, लेकिन मेरा तो किसी भी स्थिति में मानना नहीं। मानना क्यों नहीं? क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश में घूमेंगे तो आपको शेड्यूल कास्ट के लोगों के गांव मिलेंगे। एक गांव आप छोड़ोगे, दूसरा गांव शेड्यूल कास्ट का मिलेगा, दूसरा छोड़ोगे, तीसरा शेड्यूल कास्ट का गांव मिलेगा। ऐसे ही लगे लगे गांव शेड्यूल कास्ट के मिलेंगे, ऐसे ही ओबीसी के लगे लगे गांव मिलेंगे आपको, ऐसे ही माइनॉरिटीज के लोगों के मिलेंगे आपके बड़े बड़े गांव। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप ढूंढोगे ब्राह्मणों का कोई गांव है, तो जल्दी से आपको ब्राह्मणों का कोई गांव नहीं मिलेगा, बल्कि गांव में 2-4 घर ब्राह्मण मिलेंगे। वो भी हर गांव में 2-4 घर ब्राह्मण नहीं होते। 10-20 गांव, 25 गांव जब आप घूमोगे तब 2-4 घर ब्राह्मण मिलते हैं। तो इससे तो अपने आप ये बात साबित हो जाती है कि ब्राह्मणों की आबादी उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा नहीं है, मगर वो अफवाह फैलाते कि बाहुल्य 52% हमारी आबादी है, हम पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे बारे में ये नहीं कहा जाता है नहीं ये ओबीसी बाहुल्य, उत्तर प्रदेश ओबीसी बाहुल्य ये नहीं कहा जाता, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण बाहुल्य है। ये ब्राह्मणों ने ही नैरेटिव सेट किया, और उस नैरेटिव में पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो फंसे हुए हैं। इसकी वजह से वो जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मुद्दे हैं उसको खुलकर चर्चा नहीं करते। वो कभी कभी एक आध बार बोलते हैं तो टोना टोटका करते हैं कि ताकि जो थोड़ा जागृत ओबीसी के लोग हैं वो पूछते रहते हैं, अरे वामसेप वाले बोल रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा वाले बोल रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाले बोल रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 75 जिलों में यात्रा निकाली, उसके बाद ये माहौल सारा गर्म हुआ, जो अलग अलग लोगों ने बोलना शुरू किया। तो ये जो आवाज उठती है समाज से, तो समाज के लोगों को ये बताने के लिए नहीं हम भी समर्थन में हैं, तो एक लाइन कभी कभी बयान देते हैं या ट्वीट करते हैं, मगर इसके अलावा कुछ भी करने का काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज के मुद्दे उठाने में उनको डर लग रहा है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे उठाने में उनको डर लग रहा है। जी काले सर कुछ पूछ रहे थे। विकास जी, जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ये जो फैसला बीजेपी के द्वारा किया गया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस हम लोग नहीं करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि वहाँ एमबीसी के नेताओं की पार्टियां हैं, पिछड़े वर्ग के नेताओं की पार्टियां हैं। आपने कहा कि आपने 75 जिलों में परिवर्तन यात्रा की है, आप भी इस फील्ड में है, राजनीतिक दल भी वहां पर कार्यरत है और चुनावी सरगर्मी भी है, और इतना बड़ा फैसला सरकार ने पिछड़े वर्ग के विरोध में लिया है, तो उसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, उसकी राजनीति पर क्या असर होगा? देखिए, पिछड़े वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। इस डैमेज कंट्रोल को पंचायत चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने समझा, और पंचायत चुनाव में कई जगह जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए 27-28 मिनिस्टर बनाए, और अभी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फिर उन्होंने मिनिस्टर बनाए। तो वो अपने डैमेज कंट्रोल के काम पे लगे हुए हैं, लेकिन नेताओं का चेहरा दिखा करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है। और अभी जो ये जो फैसला किया सरकार ने एफिडेविट दे करके कि हम जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे, अगर इसको ठीक तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंचा लिया जाए तो बीजेपी के लिए स्थिति और भी ज्यादा कठिन हो जाएगी, और भी ज्यादा बीजेपी के लिए परेशानी हो जाएगी चुनाव जीतने के लिए। लेकिन इसमें एक बात और है, जो पिछड़े वर्ग के नेता जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की स्थिति में है, वो क्या पहल करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पिछड़े वर्ग के नेता पहल करके इस मुद्दे को आगे लेकर के पॉलिटिकल तरीके से भी अगर इसको आगे लेकर के वो नहीं आते हैं, तो जो गोलबंदी होनी चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों की बीजेपी के खिलाफ, वो नहीं हो पाएगी। इसलिए जो तमाम पिछड़े वर्ग के पॉलिटिकल नेता हैं जो ये कहते हैं हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उनको इस मुद्दे को लेकर के एक बहुत बड़ी गोलबंदी करने की जरूरत है। अगर वो गोलबंदी करते हैं, इस मुद्दे को लेकर के लीड करते हैं, तो बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और किसी भी स्थिति में बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकती। बिल्कुल, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है, समाज में चर्चा हो रही है, अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग
जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो अपने विधानसभा में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार इस मुद्दे को, अभी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या केंद्र सरकार को ऐसा नहीं लगता कि ये सारा हमारे विरोध में चला जाएगा, फिर चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, केंद्र सरकार इस मुद्दे को मान क्यों नहीं रही है? जिस प्रकार से उन्होंने नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया, इस मुद्दे को क्यों नहीं मान रही इतना सारा प्रेशर होने के बाद भी? केंद्र की जो सरकार है वो सरकार आरएसएस के ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित सरकार है। आजादी के 74 साल में ब्राह्मणों ने जो पिछड़े वर्ग के कोटे के ऊपर कब्जा किया है, पिछड़े वर्ग के हक अधिकार पर कब्जा किया है और हिंदू के नाम पर पिछड़े वर्ग को अपने पीछे लगाया, लेकिन पिछड़े वर्ग के हिस्से की सारी मलाई आरएसएस के ब्राह्मण या जो दूसरे ब्राह्मण थे जो सरकार में थे, चाहे कांग्रेस के ब्राह्मण हो, उन्होंने सारी की सारी मलाई अपने समाज के लोगों को खिलाया और पिछड़े वर्ग के लोग कुछ भी हक अधिकार से वो वंचित रहे। तो ये जो पोल है, ये पोल खुल जाएगी। ये पोल जब खुल जाएगी तो जो ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे, जो ये जाति जाति के नाम पर लड़ा रहे, ये लड़ाई बंद हो जाएगी। और जब जाति आधारित गिनती के आंकड़े आएंगे तो उससे ये लड़ाई इनके खिलाफ में हो जाएगी कि अरे हम लोगों का अधिकार तो इन्होंने खाया, हमें तो ये बता रहे थे दूसरे ने खाया। मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, लेकिन ये तो देश पर इनका कब्जा हो गया है। तो फिर इनको ऐसा लगता है कि ये जो इनका वर्चस्व है वो वर्चस्व संकट में फंस जाएगा। तो इसलिए जो ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित बीजेपी सरकार है वो इसको करना नहीं चाहती, भले इसके लिए उनको कुछ पॉलिटिकल नुकसान सहना पड़े और उसकी भरपाई वो दूसरे तरीके से ईवीएम के माध्यम से और दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जाति आधारित गिनती नहीं करना चाहते। कि उनका पूरा खेला ही जो जिस खेले के आधार पर, झूठ बातों के प्रचार के आधार पर वो सत्ता में आते हैं, वो ही बंद हो जाएगा। ये उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल, यानी राजनीतिक जी 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 काले सर जी। अभी कुछ ही दिन पहले कैबिनेट में एक नोट रखी गई कि जो ट्रांसजेंडर है, या जिनको अभी वो शब्द भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्रांसजेंडर शब्द जो है अभी सरकार के द्वारा तृतीय पंथी जो है, ये एक नया शब्द बनाया गया ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए। तो कैबिनेट नोट में अभी ये बात कही गई है, पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये बिल पड़ा हुआ था कि ट्रांसजेंडर लोगों को सेंट्रल की जो ओबीसी की लिस्ट है इसमें शामिल किया जाएगा। कल तक ये बात समाज में चलती थी कि हिजड़ों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। तो 2011 की सेंसस में हिजड़ों की भी गिनती हुई, लगभग 45 लाख के करीब का आंकड़ा भी आया और अब उनको बाकायदा रिजर्वेशन के दायरे में लाया जा रहा है। अभी ये कैबिनेट की नोट रखी गई, वो बिल भी लाया गया है। 1.5 साल से उसकी चर्चा मतलब ये इस पीरियड में बंद थी, अभी कल परसों ही उसको रखा गया है। तो अब हिजड़े या ट्रांसजेंडर्स भी बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में शामिल हो गए, मगर पिछड़ों के मुद्दे वही के वही है। ना आरक्षण का मामला उनका छूटा, ना गिनती का मामला छूटा, ना रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला छूटा। ये जो आखिर क्या मामला है? कहाँ कम पड़ रहे पिछड़े? पिछड़े कहीं नहीं कम पड़ रहे हैं। समस्या ये है कि जो पिछड़े वर्ग का हिंदू के नाम पर ब्राह्मण लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिंदू के नाम पर जो ब्राह्मण लोग पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये डर लग रहा है कि अगर हम जाति आधारित गिनती करेंगे तो हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो लड़ाई लगा करके हम पिछड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लड़ाई बंद हो जाएगी। तो इसके लिए पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती वो कराना नहीं चाहते और पिछड़े वर्ग के लोगों को इसके लिए जागृत करके बड़े पैमाने पर इसके लिए सड़क पे आने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है जाति आधारित गिनती का। ये जो राजनीति देश के अंदर चल रही है झूठ के आधार पर, उसको खत्म करने का ये बहुत बड़ा मामला है। तो इसलिए इसको मजबूती के साथ में इस लड़ाई को लड़ने से ही ये मामला तय हो। नहीं, हिजड़ों के पास ना नेता है, ना उनका संगठन है, ना उनके एमएलए है, ना उनके एमपी है, फिर भी उनकी सुनवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बहुत बड़े बड़े नेता है, 4-4 बार सरकारें उनकी बनी है,
केंद्र में हम लोग कहते हैं कि मोदी पिछड़े है, वो हिजड़ों की बात सुन रहा है मगर पिछड़ों की बात जो नहीं सुन रहा। जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं काले साहब, वो पिछड़े वर्ग के नेता ऐसा लगता है कि ट्रांसजेंडर की श्रेणी में खड़े हो गए, नहीं क्योंकि वो कोई लड़ाई तो लड़ ही नहीं रहे हैं। नहीं, वो कोई लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। कम से कम जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो कम से कम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जो पिछड़े वर्ग के जिनको आप नेता कह रहे हैं वो अपने ही लड़ाई नहीं लड़ रहे। यही तो समस्या है पिछड़े वर्ग की। नहीं, इसके लिए अभी चौथा क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर की श्रेणी में भी शामिल हो गए होते तो भी अधिकार मिल गए होते। जी हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अपमानजनक बात है ओबीसी नेताओं के लिए, राजनीतिक नेताओं के लिए। राजनीतिक नेता वैसे भी कुछ करने धरने के नहीं होते, जैसे उनको राज्य मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। नहीं, वो क्या है कि उनको मंत्री बने रहना ही उनका लक्ष्य है। समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना उनका लक्ष्य नहीं है। जो मुख्यमंत्री बन गया वो सोचता मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊं, किसी तरीके से बन जाऊं। जो मिनिस्टर बन गया वो सोचता मैं किसी तरीके से दोबारा मिनिस्टर बन जाऊं। जो सांसद बन गया वो सोचता मैं किसी तरीके से दोबारा सांसद बन जाऊं। वो अपने पद को पकड़ के बैठे रहना चाहते हैं। समाज के हित से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, और इसलिए वो बगावत नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी को वोट भी देने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी जाति आधारित गिनती नहीं कर रही तो कह रहे हैं होनी चाहिए, और बीजेपी को वोट भी देना चाहिए। बीजेपी कर नहीं रही है, बीजेपी को वोट भी देना चाहिए, और हम बीजेपी के साथ भी हैं, और हमें जाति आधारित गिनती भी चाहिए। तो डबल कैरेक्टर है, दोहरा चरित्र है नेताओं का। ये जी मेरा प्रमाणित है लोगों की, जनता के साथ। विकास जी, ये जो अभी मैंने बात कही एक बहुत बड़ी गंभीर बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल रख रही है और हिजड़ों को सेंट्रल की ओबीसी की लिस्ट में डाल रही है। ये अपने आप में ओबीसी का जो क्राइटेरिया है उसको डाइल्यूट करने के पीछे की साजिश है। ओबीसी की लिस्ट, ओबीसी जी, ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में ट्रांसजेंडर लोगों को डाला जाएगा तो कल कोई सवर्ण में से भी कोई हिजड़ा अगर है तो वो भी सवर्ण के नाम पर उसको तो रिजर्वेशन जो है मिलने की संभावना नहीं है। मगर वो ट्रांसजेंडर अगर कोई है, जैसे हिजड़ों का कोई बड़ा एक संगठन बना हुआ है, अभी कुंभ में उनको बाकायदा महामंडलेश्वर घोषित किया गया, लक्ष्मी त्रिपाठी ब्राह्मण है, मगर अभी जब वो ट्रांसजेंडर है तो वो ओबीसी की लिस्ट में आ जाएगा। तो ओबीसी का जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन के लिए आइडेंटिफाई करने का, वो तो डाइल्यूट हो जाएगा। इसके ऊपर भी एक बड़ी चर्चा होने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है इसके लिए पहल करे और इसके ऊपर एक डिस्कशन। बिल्कुल मुद्दा ये है क्योंकि बैकवर्ड क्लास का जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो जाएगा इससे। तो पहली बात तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि जो ब्राह्मणों के घर में पैदा हुए उनको, पहली बात ट्रांसजेंडर को आप ओबीसी में डालना ही गलत है। उनके लिए तो अलग से रिजर्वेशन अगर आप देना चाहते हो तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चलो अगर ओबीसी को ट्रांसजेंडर में डालना भी है तो जो ओबीसी में पैदा हुए ट्रांसजेंडर है उनको आप ओबीसी में डालो, तो एक हद तक ये बात समझ में भी आती है। लेकिन सारे ट्रांसजेंडर को आप ओबीसी में डालना चाहते हो, ये एक तो गलत बात है। दूसरी बात यह है कि आप जिसको भी पाते हो उसको ओबीसी में डालते, लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन की क्राइटेरिया नहीं बढ़ाते हो। आप सबको ओबीसी में डालना चाहते हो मगर ओबीसी के रिजर्वेशन की क्राइटेरिया आप नहीं बढ़ाते हो, तो ये तो और भी ज्यादा गलत बात है। आप गिनती भी नहीं करना चाहते, आप रिजर्वेशन की क्राइटेरिया भी नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिख के दे रहे हो कि 50% की क्राइटेरिया टूटने का डर है। ये तो टूटना ही चाहिए, और आगे इसको लेकर के भी बहुत बड़ी लड़ाई होगी कि 50% का क्राइटेरिया असंवैधानिक है और इसको तोड़ना है। जी बिल्कुल। विकास जी, अभी आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से कल परसों ही चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि उस आंदोलन के बारे में आप बताएं, किस प्रकार से वो आंदोलन होगा और उसके कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर ये इतना बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें आपने 10 दिसंबर को भारत बंद की भी घोषणा की है या उसका भी आह्वान किया। देखिए, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है पिछड़े वर्गों के विरोध, तो आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा ही कर चुके, जो हमारे मिनिस्टर हैं सरकार में, जो दूसरे लोग हैं या प्रधानमंत्री खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर आरएसएस के ब्राह्मणों के आगे लगता नहीं है कि उन लोगों की कुछ चल रही है, बल्कि वो आरएसएस के ब्राह्मणों के नियंत्रण में ही ओबीसी के खिलाफ में सारा काम कर रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सामने आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम लोग ये चाह रहे थे कि जो तमाम पिछड़े वर्ग के नेता
जो ये आवाज उठा रहे हैं कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, वही इसके लिए पहल करे और हम लोग उनका समर्थन करें आंदोलन के। लेकिन किसी भी नेता के द्वारा कोई पहल होती हुई दिखी नहीं। जब किसी भी नेता के द्वारा कोई पहल होती नहीं दिखी तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह तय किया कि इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आंदोलन करें। तो एक तो जाति आधारित गिनती के मुद्दे को लेकर के हम लोग ये आंदोलन घोषित किए हैं 5 चरण में। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का चल रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 7-8 महीने से किसानों का आंदोलन, 3 जो काले कानून किसानों के खिलाफ में बनाए गए, उसको लेकर के बड़ा आंदोलन चल रहा है। लेकिन वो जो बड़ा आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चा की, वो 40 सदस्यीय कमेटी उसमें है, 40 संगठन उसमें शामिल है। लेकिन वो जो 40 संगठन है, वो उनका जो प्रभाव है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इतने में ही उनका आंदोलन दिखाई देता है। 40 से 41 उनको करने की जरूरत है और पूरे देश भर में उस संगठन को, देश भर में जो छोटे बड़े जो किसान संगठन थे, पिछड़े वर्ग के संगठन थे, उनमें उसको शामिल कर करके संयुक्त किसान मोर्चा का अगर विस्तार करते तो ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होता। लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई पहल होती हुई नहीं दिख रही है। तो जब उनके द्वारा ऐसी कोई पहल होती हुई नहीं दिख रही है तो सरकार के ऊपर भी उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। जैसे अभी 27 तारीख को भारत बंद हुआ, तो दिल्ली के आसपास के एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत बंद का कोई व्यापक असर कहीं पर देश भर में देखने को नहीं मिला, बल्कि लोगों को ये पता भी नहीं चला कि आज भारत बंद है। तो ये जो क्षेत्रीय मामला खड़ा हो गया किसान आंदोलन था, इसकी वजह से सरकार दबाव में नहीं आ रही है। तो इसको भी राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किसान बिल वापस हो, इस मुद्दे को लेकर के भी ये 5 चरण में जो हम लोग आंदोलन घोषित किए हैं, उसमें किसानों का जो मुद्दा है कि उनका बिल वापस होना चाहिए, ये मुद्दा भी हम लोगों ने शामिल किया है। तीसरा मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि ईवीएम में, जो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो ईवीएम से लगातार गड़बड़ी कांग्रेस और बीजेपी ने किया हुआ है। तो ईवीएम का भी एक बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में वामन मेश्राम जी ने केस जीत करके पेपर ट्रेल मशीन लगवाया, मगर पेपर ट्रेल की जो 100% काउंटिंग की बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले कही थी, तो वही चीज लागू होनी चाहिए। जब 100% काउंटिंग होगी तभी जो है, जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो सामने आएगा, तभी पता चलेगा कि हाँ पारदर्शी चुनाव हुआ है। तो ये 3 मुद्दे हैं कि या तो पेपर ट्रेल की गिनती हो या फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो एक तो जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, दूसरा किसानों का जो 3 कानून किसानों के खिलाफ पास किए गए हैं उसको वापस लेने का मुद्दा है, और तीसरा मुद्दा ईवीएम मशीन को या तो हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए या फिर पेपर ट्रेल से निकलने वाले कागजों की 100% मिलान कराया जाए। ये 3 मुद्दों को लेकर के 5 चरणों में हम लोगों ने आंदोलन घोषित किया। हमारा पहला चरण 15 अक्टूबर को शुरू होगा। 15 अक्टूबर को 31 राज्यों के 550 जिलों से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजने का काम पूरे देश भर से करें इन मुद्दों को लेकर के। दूसरा, हम लोग 29 अक्टूबर 2021 को पूरे भारत के 31 राज्यों के 550 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करके पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। हमारा जो तीसरा चरण होगा वो 12 नवंबर को होगा। 12 नवंबर 2021 को तहसील स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे भारत में 5000 तहसीलों पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और 5000 तहसीलों पर धरना प्रदर्शन करके पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। फिर हमारा चौथा चरण 25 नवंबर 2021 को होगा, जिसमें हम लोग पूरे भारत के 5000 तहसीलों पर रैली प्रदर्शन करने का काम करेंगे और उसके साथ ही साथ जेल भरो आंदोलन भी करने का काम करेंगे। पहले एक जगह से हमारी रैली शुरू होगी तहसील मुख्यालयों पर, वो एक निश्चित स्थान तक जाएगी और वहां हम लोग गिरफ्तारी देने का काम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। और जो अंतिम हमारा 5वां चरण है वो 10 दिसंबर को है। 10 दिसंबर को इन 3 मुद्दों को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया है। पूरे देश में तमाम संगठन भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अभी कल ही माननीय वामन मेश्राम साहब, जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा जैसे संगठन चलाते हैं और देश के बहुत बड़े नेता हैं, और उन्होंने लगातार जाति आधारित गिनती के इशू को उठाया है। ईवीएम पर उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है।
किसानों के मुद्दों का भी वो समर्थन करते रहे हैं, तो उन्होंने भी कल ही इस आंदोलन को समर्थन घोषित किया है। और देश भर में अभी बहुत सारे संगठन के लोग हमारे संपर्क में हैं जो इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जी बिल्कुल, ये थे विकास चौधरी जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कल परसों ही उन्होंने 3 मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे अभी उन्होंने आपके सामने रखे हैं, 3 मुद्दों को लेकर 5 चरणों में चरणबद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा उन्होंने की है। 15 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये आंदोलन चलेगा। 10 दिसंबर का आंदोलन भारत बंद का होगा। भारत बंद के लिए अभी 2 महीने का समय है और ये जैसा उन्होंने कहा कि देश भर के अलग अलग संगठन उनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ओबीसी की जातीय गिनती का मामला हो, ईवीएम से होने वाले चुनाव का मामला हो, या अभी पिछले 10-11 महीनों से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में दिल्ली को घेरे हुए किसान जो बैठे हुए हैं, 10-11 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। चौधरी विकास पटेल इनका कहना है कि जब तक इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी नहीं बनाया जाता तब तक ये मामला हल होने वाला नहीं है। तो 15 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक चरणबद्ध आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने घोषित किया है। हम उनको इस आंदोलन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपका आंदोलन हम और आपके विचार जो है वो हम समाज में पहुंचाने का चैनल की तरफ से काम करेंगे। इस बात पर ही हम, यानी इस पॉजिटिव नोट पर इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। चौधरी विकास पटेल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया। इसके अलावा एमएनटीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें समय दिया और ये महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने हमने की है। इन दोनों मान्यवरों का आभार करते हैं और यहीं पर रुकते हैं। शुक्रिया।